नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 282 लेकर के। और आज 27 अप्रैल आज 27 अप्रैल 2024 के दिन और शनिवार तो है ही। लेकिन आज की कहानी दोस्तों हो सकता है आपको कुछ देर से मिले, क्योंकि आज हमारी मीटिंग थी और देर रात में मैं इस कहानी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए पता नहीं अपलोड कर पाऊँगा या नहीं। लेकिन ये लगातार रिकॉर्डिंग वाला सिलसिला बरकरार रहना चाहिए, तो इसीलिए कहानी भी आज आप सबके लिए आ रही है। तो लगातार आप सबकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, आप सबका धन्यवाद। और कहानी सुनने वालों की संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके लिए भी धन्यवाद आप सभी का। बाकी कई बार मैं सोचता हूँ कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, मैंने कहा भी था पहले भी, तभी कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे देखिए आज की कहानी में कुछ विलम्ब हो सकता है, लेकिन खैर मीटिंग भी ज़रूरी है। जब संगठन को आगे बढ़ाना है, चलाए रखना है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। पिछली बार मैंने आप सबसे ज़िक्र किया था कि किस तरह से कोविड में रिकॉर्डिंग क्लब का कार्यालय काम कर रहा था, उसकी कुछ बातें आपको मैंने बताई थी। लेकिन आज जो व्यक्ति वहाँ पर धरातल पर इन सब बातों को फेस कर रहा था, मैं उन्हीं की आवाज़ में आपको आज सुनवाऊँगा। और दरअसल उन्होंने अब गलती से कहें या जो भी है, अपनी प्रतिक्रिया में दरअसल उस बात का खुलासा कर दिया जिस बात पर मैंने 281वें एपिसोड को समाप्त किया था। तो मुझे लगा कि उस बातचीत को यहाँ भी हम सुना दें तो मेरा भी काम थोड़ा आसान हो जाए। वैसे भी आज देर तो बहुत हो ही गई है, तो कभी कभी थोड़ा स्मार्ट तरीके भी अपनाने पड़ते हैं ना, क्योंकि अब लगातार कहानी सुनाना है तो फिर कहीं ना कहीं से तो आपको कोई ना कोई इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, जिससे कि आप कहानी भी चला सकें, बढ़ा सकें आगे, और कंटेंट की भी कोई कमी ना हो। तो चलिए, जो मैंने अंतिम कहानी में आपको कहा था कि किस तरह आखिरकार पुलिस को भी ये देखना पड़ा कि भाई ये माजरा क्या है, क्यों ये ऑफिस बंद नहीं हुआ। पुलिस भी रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में आई, कैसे आई, क्यों आई, अब आप सुनिए ज़रा आगे, आप समझ जाएंगे सारी कहानी। रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में सभी साथियों को जयवंती आसवानी का नमस्कार। और द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब, आज मैंने 3-4 एपिसोड लगातार सुने, उन्हीं से जुड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए मैं उपस्थित हुई हूँ। आपने देखा कि कन्वेंशन करना हो या फिर रिकॉर्डिंग क्लब को सशक्त बनाने के लिए कोई काम शुरू कर रहे हो, चाहे वो कचौड़ी समोसे का हो, चाहे इलेक्ट्रिक सामान का हो, आपको मैंने पहले भी कहा था स्पेस चाहिए, आप आर्थिक रूप से संपन्न होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर वैरायटी मांगता है। एक ग्रुप भी हमने बनाया, उस ग्रुप में हर एक सामान की वीडियो हमने डाली। लोग, अच्छा, बिजनेस को जमाने के लिए टाइम भी चाहिए। हमसे पूछते, प्राइस पूछते, कौन सी कंपनी है पूछते, फिर उनका कहना ये भी होता था कि नहीं, मुझे तो इस कंपनी का चाहिए, इस कंपनी का नहीं है, या उस कंपनी का नहीं है। और फिर कुछ अपनी राय भी देते कि इसमें ऐसा आता है ना जो इस तरह का होता है, उसमें ये होता है। तो कस्टमर की डिमांड को भी आपको देखना पड़ता है। अब ऑफिस में कितना एक सामान रख सकते हैं हम, तो इस वजह से वहाँ भी परेशानियाँ हुई। और कन्वेंशन जिस भी राज्य में होता है, उस राज्य में उस जगह जाके आपको देखना पड़ता है। चाहे तो फ़ोन पर ही सारी बात हो सकती है, लेकिन कन्वेंशन में आने वाले साथियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, और क्या वो जगह ऐसी है जहाँ की आने वाले साथी रह सकते हैं,
उसका निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी होती हैं, लेकिन आज तक जहाँ भी जिस भी राज्य में कन्वेंशन हुआ है, आप ये मान के चलिए कि सर के 3-4 दौरे तो उस राज्य के उस जगह के हो चुके हैं। वहाँ जाकर व्यवस्थाएं बाकायदा सर ने देखी हैं और उसके बाद ही ये निश्चित हुआ कि कन्वेंशन इस राज्य में इस जगह पर हो सकता है। अब कोरोना में आपने सुना कि न्यूज़पेपर कैसी भी कंडीशन हो वो रिकॉर्ड होते रहे, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो कि साइटेड लोगों के थे, उसमें भी हमने फॉरवर्ड किया, लोगों ने सुना। कहूँ तो खूब वाहवाही बटोरी हमने, लेकिन कभी किसी ने इस काम की तरफ ध्यान नहीं दिया। मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिया, ये बहुत अच्छी बात है, हमें कंटेंट मिल गया पढ़ने के लिए, लेकिन कभी किसी ने विज़िट नहीं किया और ना ही काम में कोई किसी प्रकार की रुचि मुझे दिखाई दी। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब अपना कार्य करता रहा, वो तो रुकना है नहीं। कोरोना के टाइम पे भी ऑफिस खुला हुआ था, लेकिन आज एक बात आपसे साझा करूंगी। उन दिनों मुझ पर मानसिक दबाव था। घर से रहकर मैं काम कर नहीं सकती थी। अच्छा, मुझे ये भी सुविधा मिली थी कि मैं घर से रहकर काम करूं, बट वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप समझते हैं जब सारा परिवार एक ही जगह इकट्ठा हो तो आप रिटर्न वर्क तो चलो एक बार को फिर भी कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती। और उस समय में भी काफ़ी बुक्स आई हुई थी एमए की। शायद अगर मैं सही हूँ तो सुमित सिंगला हैं एक साथी, उनकी बुक्स आई हुई थी और वो रिकॉर्ड हो रही थी। हिंदी सब्जेक्ट था, लेकिन यूनिवर्सिटी मुझे याद नहीं आ रही है। उनकी बहुत सारी बुक्स थी, तकरीबन 22-25 बुक्स थे उनकी। लेकिन ऑफिस में जो अकेलापन होता था ना, और वैसे भी अगर आप गर्मियों के दिनों में देखेंगे ना, यहाँ दोपहर के समय, तो ऐसा लगता है जैसे ना आपको किसी सुनसान जगह पर अकेला छोड़ दिया गया है। आसपास कोई शोर नहीं, और कोरोना में तो बिल्कुल ही नहीं था। अभी तो चलो इक्का दुक्का गाड़ी गुजरती है तो उसकी आवाज़ आ जाती है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। कविता बनर्जी आती थी और मैं बुक बाहर ही रखती थी, उसको सैनिटाइज कर देते थे हम, और फिर वो भी पहले हाथों को सैनिटाइज करके और फिर ही अपनी बुक लेकर जाती थी। तो ऐसे में अकेले ऑफिस में रहना अपने आप में मानसिक तनाव पैदा करता था। ऐसा लगता था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या करें। काम भी करना ज़रूरी है, और क्योंकि ऑफिस घर के पास था तो जिम्मेदारी मुझे ही मिली थी सारी संभालने की। ऐसे में अजीब अजीब से ख्याल आते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं अपना काम कर रही थी आराम से, और शायद वो सब गर्मी की वजह से हुआ, और उन दिनों ऑफिस में एसी भी नहीं था। एसी तो बाद में लगा। तो दोपहर के समय अचानक की तबीयत ख़राब हुई, और न जाने क्या हुआ, सीने में एक हल्का हल्का सा दर्द होने लगा, और सांस लेने में ना जैसे प्रॉब्लम सी आने लगी। मैं बहुत डर गई उस समय। अच्छा, वो समय बच्चों को भी नहीं बुला सकते, और ये दर्द प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बहुत दिक्कत होने लग गई। और उस समय मन में एक ही ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं हम भी कोरोना की
पकड़ में आ ही गए। मतलब बहुत अजीब सा था, अकेले हो आप और गर्मी इतनी भयंकर। ऑफिस वैसे भी आपने कई बार सुना है फर्स्ट फ्लोर का है, भयंकर तपता है, तेज गर्मी, और आसपास कोई भी नहीं है, आप किसी को कह भी नहीं सकते। और थोड़ी देर के लिए तो मैं ऑफिस में ही लेट गई। मुझे बहुत बहुत दिक्कत हो रही थी। और वो होता है ना, उस समय दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि हाँ यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो तकरीबन 1 घंटा मैं परेशान रही, और उसके बाद ठंडा पानी पिया, अपना मुंह धोया, थोड़ा सा ऑफिस में ही मैं टहली हिम्मत करके, और मुझे खुद ही ठीक लगने लगा। लेकिन मैं बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे भी कोरोना हो गया। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं ठीक थी। वो शायद गर्मी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आपने ये भी सुना कि पुलिस वाले भी आए थे। वो हुआ यूँ कि जब मैं घर से निकली तो उस समय एक वो था कि अगर किसी भी गली में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर वहाँ पर उस गली को बंद कर देते थे, बल्लियाँ लगा देते थे। तो घर से आगे आके और एक गली थी, वहाँ पर 2 कांस्टेबल बैठे हुए थे। अब निश्चित है, जब कोई भी बाहर नहीं है तो उन्होंने मुझे देखा तो पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों निकले हो, जबकि सख्त मना है। तो मैंने उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई। वो नहीं माने कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा सच में ऐसा ही है सर, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं, वहाँ कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही काम करती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चेक करते हैं, और अगर आपके ऑफिस में कोई और मिला हमें तो आपको जेल हो जाएगी। मतलब वो डरा रहे थे इस तरह से कुछ। उस समय सख्ती देखिए बहुत की जा रही थी। मैंने कहा आप बिल्कुल चलकर देख सकते हैं। तो पास ही उनकी गाड़ी खड़ी थी, उसमें से एक महिला कांस्टेबल को उन्होंने आवाज़ दी और वो मेरे साथ ऑफिस आई। एक निश्चित दूरी पर हम चल रहे थे। मुझे उनसे डर लग रहा था, उनको भी शायद मुझसे डर लग रहा होगा, क्योंकि एक दूसरे को छूना ही नहीं है। तो जब मैंने ही ताला खोला तो उनको यकीन हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि आप भी तो आप आए और फिर बाद में कोई और भी आ सकता है। मैंने कहा मैम ये ऑफिस यहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं, देख सकते हैं, या मेरे अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा। और उस दिन ही कविता का भी फ़ोन आया था सुबह कि कविता जो है वो भी आने वाली थी। मुझे अब और डर लग रहा था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि गलती से, क्योंकि ऑफिस मेन रोड पे है, आते जाते आप अगर कोई खड़ा हो गेट पे तो इजीली देख सकते हैं। तो मुझे लगा अगर इन्होंने देख लिया तो भाई वैसे भी देखिए, कहते हैं ना वो खाकी वर्दी, काला कोट, सफ़ेद कोट, इनसे तो ईश्वर ही बचाए। और उस टाइम में यही सब हमारे लिए, क्या कहूँ, बेचारे अपनी जान जोखिम में डालकर सब कुछ कर रहे थे। लेकिन फिर उस दिन कविता को मैंने मना कर दिया था कि तुम अगले 2-3 दिन तक तो ऑफिस मत आना, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं वो चेक वगैरह करने आ जाए और किसी को देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब बातें उस दौरान हुई। बड़ा डर भी लगा। हमारा मानसिक संतुलन भी कहीं ना कहीं, बहुत लोग अकेलेपन की वजह से भी, हालांकि मुझे ये छूट भी ऑफिस की तरफ से दी गई थी कि मैं जल्दी घर जा सकती हूँ। लेकिन ऑफिस में एक बार जब आ जाते थे तो ये सोचते थे कि अब घर भी जल्दी जाकर क्या करेंगे, कुछ काम ही कर लेते हैं। तो फिर वो भी, अच्छा उस समय एक बात, हमारे जो नीचे लोग रहते हैं रेंट पे, आपने द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में भी सुना होगा कि अपने पीने के पानी की व्यवस्था वो लोग ही कर देते हैं। लेकिन उन दिनों तो
ना तो मैंने उनसे पानी लिया और ना वो देने को तैयार थे। तो ऐसे में कैंपर भी घर से उठाकर लाना पड़ता था साथ, कि भाई पानी वहाँ किससे लेंगे, कोई तैयार ही नहीं था देने को। और ऐसा तब हुआ जब एक बार मैं एक ही बॉटल पानी की लेकर आई और वो ख़त्म हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने नीचे जो ऑफिस में रहते हैं उनको भी कॉल किया, तो उन्होंने भी सही ही कहा। मैं उनकी बात को गलत नहीं कह सकती कि देखिए ऐसे टाइम में मेरे लिए भी सुरक्षा और आपके लिए भी। तो जिस परिसर में ऑफिस है वहाँ मंदिर है, वहाँ गए तो वहाँ भी ताले, मतलब कुछ भी खुला हुआ नहीं था। और फिर यही हुआ कि घर जाके और पानी दोबारा लेकर आना पड़ा। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी छोटी छोटी रहीं जिन्हें फेस करना पड़ा। पर बस यही है कि गुज़र गया वो वक्त और हम सेफ रह गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रतिक्रिया काफ़ी लंबी हो चुकी है। धन्यवाद। तो भाई सुना आपने ये मैसेज, ये प्रतिक्रिया, और कहीं ना कहीं मेरा बोझ भी थोड़ा हल्का हुआ। यही कहानी थी जो मैं आप सबको बताने वाला था, लेकिन आज कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग तरीके से। लेकिन एक बात, वही मैंने कहा ना हमेशा कि कई बार रह रह करके हमको चीज़ें याद आती हैं। एक बार इस कोविड काल को थोड़ा साइड में रखते हैं और जो कन्वेंशन की बातें चल रही हैं उसको भी साइड में रखते हैं, और मैं अपने गांव में बंद हो चुका हूं उसको भी साइड में रखते हैं। लेकिन एक कहानी याद आ गई इस बीच में मुझे। मैंने तमाम चीज़ें आप सबको बताई कि किस तरह इस रिकॉर्डिंग क्लब की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए हमने तमाम हथकंडे अपनाए। लेकिन किसी को लग सकता है कि यार इनका जोर तो केवल आर्थिक मुद्दों पर ही ज़्यादा था। लेकिन आप सोचिए उस इंसान को या उन लोगों को आप क्या कहेंगे जिनके अंदर सिर्फ इस बात का जुनून हो कि भाई हमने जो ऑफिस खोला है नया नया, वहाँ पर अगर हमारे साथियों को आने की इच्छा है, उस ऑफिस को देखने की इच्छा है, तो उनकी उस इच्छा को पूरा किया जाए। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए पूरे के पूरे एक कार्यक्रम का आयोजन हो गया और उस कार्यक्रम का समापन समारोह ही दांव पे लग गया। कैसे? 2, 4, 5 नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर 30 कम से कम दृष्टिबाधित साथियों को एक साथ रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस उनकी इच्छा के अनुसार दिखाया गया। ये कहानी क्या है, ज़रा ज़्यादा पुरानी नहीं है। हम बातें कर रहे हैं मार्च अप्रैल 2020 की, और ये दिसंबर 2019 की कहानी है। इंतज़ार कीजिए, सुनाऊंगा ज़रूर। इस बीच में एक हमारे वरिष्ठ साथी हैं आदरणीय राजाराम जी, उनकी प्रतिक्रिया मिली मुझे पर्सनल चैट पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजाराम सर आपका। और अभी कुछ कमेंट वगैरह तो कम आ रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है। और रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियाँ भी नियमित तौर पर चल रही हैं। चलिए आज बात कर लेते हैं 27 अप्रैल के दिन के महत्व पर। तो 27 अप्रैल को 2 फिल्म अभिनेताओं का निधन हुआ है। एक तो विनोद खन्ना जो सांसद भी रहे हैं, और अपने इनके बारे में एक बड़ी ख़ास बात यह है कि जब ये अपने उरूज पर थे, यानी जब टॉप पर थे, तो फिल्मों को छोड़ करके ये आचार्य रजनीश यानी ओशो की शरण में चले गए थे। और फिर 7-8 साल बाद वहाँ से मोह भंग होने के बाद एक फ़िल्म बनाई थी इन्होंने बड़ी अच्छी सी माधुरी दीक्षित के साथ। मेरे ख्याल में समाधि थी या कौन सी थी पता नहीं, याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन वो थी माधुरी दीक्षित के साथ ही। खैर, तो विनोद खन्ना का निधन हुआ और फिरोज़ खान का भी निधन हुआ था। फिरोज़ खान का निधन 2009 में हुआ, विनोद खन्ना का 2017 में हुआ। और मशहूर वेटरन अभिनेत्री ज़ोहरा सहगल का जन्म 1912 में 27 अप्रैल के ही दिन हुआ था। ज़ोहरा सहगल ने वैसे तो कई फिल्मों में काम किया है। एक मैं बताऊं आपको, एक चीनी कम जो फिल्म आई थी उसमें जो अमिताभ की माँ का जो रोल अदा कर रही हैं वही ज़ोहरा सहगल हैं। और ऐसे अनेक तमाम फिल्मों में वैसे रही हैं वो, तो वही हैं ज़ोहरा सहगल। इसके अलावा अगर हम समसामयिक घटनाओं पर ज़रा बात करें तो क्रिकेट आज भी छाया हुआ है।
आईसीसी ने आगामी विश्व कप के लिए अब उसेन बोल्ट और क्रिस गेल के बाद हमारे धुआंधार बल्लेबाज, बल्कि ऑलराउंडर कहना चाहिए, युवराज सिंह को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और युवराज सिंह के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, 2007 के विश्व कप में 6 छक्के मार दिए थे उन्होंने। तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी गर्व का विषय है युवराज सिंह अगर ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं इस विश्व कप के। तो बाकी आईपीएल का खुमार छाया हुआ है चारों तरफ। और आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।